इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EMW। ठीक है, इससे पहले छोटा सा बेसिक बता देता हूं मैं। वेव वेव आपके पास दो टाइप की होती है। पहला मैकेनिकल वेव, ये वेव आपने 11th क्लास में जो वेव थ्योरी पढ़ी है, सेकंड बुक का लास्ट चैप्टर है, वो आपने बेसिकली मैकेनिकल वेव पढ़ी है। और दूसरा है आपके पास में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब समझते हैं? एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, प्रोपेगेट करना। इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। वेव का मतलब आप समझ सकते हैं डिस्टर्बेंस या एनर्जी। तो अगर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में किसी न किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है, तो ऐसी वेव को हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा साउंड वेव। अगर इस रूम में वैक्यूम कर दूं तो आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये पढ़ा होगा ना, बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट था कि भाई बेल जार रख दिया और यहाँ पर आपने ना एक घंटी लगा दी, घंटी को आपने ऑन कर दिया, घंटी की आवाज आपको सुनाई देती है। इसके बाद में इसमें वैक्यूम क्रिएट करना शुरू करो। जैसे जैसे वैक्यूम क्रिएट होता जाएगा आपको आवाज सुनाई देनी बंद हो जाएगी, क्योंकि अंदर वैक्यूम होने के बाद में साउंड वेव एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकती है। राकेश रोशन ने एक मूवी बनाई थी, कोई मिल गया, उसका कॉन्सेप्ट अलग या गलत है, पैंग पैंग पोंग पोंग, और वो भाई साहब आवाज ही भेज देता है कंप्यूटर से। ऐसा नहीं होता, आवाज कैन नॉट ट्रेवल इन दैट। ठीक है, ये होती है साउंड वेव। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि द वेव विच रिक्वायर नो मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। द वेव विच रिक्वायर no medium for propagation is called electromagnetic wave। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लाइट। अभी तक आपने 12th क्लास की फर्स्ट बुक में लाइट के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ आपने लाइट पहली बार सुना। अब इसके बाद में आप लाइट ही लाइट सुनते रहेंगे। सेकंड बुक के जितने भी चैप्टर है वो लाइट से शुरू होकर के लाइट के खत्म। अगर आप एटम्स और न्यूक्लियाई की बातें और ये वो सेमीकंडक्टर छोड़ दें तो यही है, लाइट ही पढ़ना है। ठीक है, और लाइट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। इसका सीधा सीधा आप अगर रिलेट करना चाहें तो आपको पता है अर्थ है और सन है। अर्थ का एटमॉस्फेयर तो यहाँ है ना, मीडियम तो यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक कोई मीडियम है ही नहीं, फिर भी सन से लाइट रे आपकी अर्थ तक आ जाती है। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि यहाँ पर ये सनलाइट बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती है ना। मीडियम हो तो कोई बात नहीं, बट बिना मीडियम के भी ट्रेवल कर सकते। ऐसी वेव को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए इसको, इसमें आप हीट वेव्स भी कर सकते हो, है ना। कुछ बातें लिखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट के बारे में कुछ बातें लिखते हैं। पहली बात लिखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field। Variable magnetic field, variable magnetic field produces variable electric field, produces variable electric field, and this variable electric field, this variable electric field produces variable magnetic field, and
thus light travel in the vacuum also. Next one here, electric field, magnetic field, electric field, magnetic field, and direction of propagation. Electric field, magnetic field, and direction of propagation are mutually perpendicular. Finally, need for displacement current. Need for displacement current. अब बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखिए, सपोज कीजिए ये कैपेसिटर है और ये आपने बैटरी लगा है। बैटरी का काम आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगी और इस इलेक्ट्रॉन को यहां ट्रांसफर करेगी और यहां पहुंचा देगी। यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यहां क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन यहां से जाकर के यहां, क्लियर। यही काम आपके पास बैटरी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी और एक टाइम पर ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और इसके बाद में ये डीसी को ब्लॉक करेगा। इतनी बात। अगर मैं एक पॉइंट यहां मानूं और इस पॉइंट की बात करूं तो आप इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट ये चला जाएगा। लोगों को ये तो पता था कि करंट यहां से चल करके यहां गई, उसके बाद में करंट आपको यहां भी देखने को मिल रही। इस कैपेसिटर के बीच में करंट का क्या हुआ? दैट इज देयर वाज अ बिग क्वेश्चन अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ करंट, और ये अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ये करंट कंटिन्यू क्यों नहीं है। एक ये बात। दूसरी बात, एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, बहुत बड़ा साइंटिस्ट नहीं था उस टाइम पर, बहुत छोटा साइंटिस्ट था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये पूछा एम्पियर से, यही भाई साहब बड़े लोग थे एम्पियर साहब, एम्पियर सर्कुलर लॉ जिसने दिया था। एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या था, बी डॉट डी एल एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से अगर किसी में करंट जाती है तो उस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये बात उसने बता दी। इस करंट को हम आईसी बोलते हैं। जब मैक्सवेल ने ये बोला कि इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड का क्या है या नहीं है, तो ये बोला गया कि इसके बीच में चूंकि कोई करंट नहीं है इसलिए कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये बात मैक्सवेल से बोल दी। मैक्सवेल ने बोला ठीक है, वो कंपास ले आया, वो कंपास ले आया और ये स्विच उसने कर दिया ऑफ। जैसे उसने स्विच ऑन करा, मैग्नेटिक नीडल में उसको डिफ्लेक्शन मिल गया। अब ये बात तो तय है कि मैग्नेटिक नीडल में अगर डिफ्लेक्शन आया है तो मैग्नेटिक फील्ड तो है। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन भी ऐसा था कि कुछ मोमेंट के लिए आया, उसके बाद उसमें डिफ्लेक्शन खत्म हो गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड फिर से क्या हो गया, जीरो। स्विच ऑन करते ही मैग्नेटिक फील्ड आया और थोड़ी देर बाद में चला गया, और जब स्विच ऑफ करा तो भी हल्का सा डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिला, उसके बाद चला गया। तो मैक्सवेल इस बात कर गया, एम्पियर से पूछा कि बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहां से, कहता है आई से। उसने दिखा दिया कि आ गया। अब इस बात पे जब आगे बहस छिड़ी तो सिर्फ दो ही बातें दिमाग में थी लोगों के कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आ सकती है, क्या सोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, कोई बताएगा मुझे? एक तो करंट और दूसरा बाग मैग्नेट इटसेल्फ, और कोई तीसरा तरीका तो था नहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाने का। इसके बीच में मैग्नेट तो थी नहीं, और देखा जाए तो अंदर करंट भी नहीं थी। तो मैक्सवेल को यह लगा कि शायद उसने कोई तीसरा तरीका निकाल लिया है जो इसको अभी पता नहीं है, बट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। पर इस बात को कोई मानते हुए भी क्वांटिटी ऑफ करंट भी इसने नहीं बताया। इसलिए भी नहीं बताया था, उसको
तो मैक्सवेल ने अपने एक्सप्लेनेशन दिए, उसने ये बोला कि देखो ऐसा इसलिए हुआ है कि जैसे आपने स्विच ऑन करा होगा, यहां पर चार्ज आया होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड आया होगा, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया। जैसे जैसे ये चार्ज होता गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती गई, यानी कि जब तक ये कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज नहीं हो जाता तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। उसने ये बताया कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और उसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जब आपने स्विच ऑन करा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करा, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। थोड़ी देर बाद में ये पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने के बाद में वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्लियर? इसका मतलब है कि यहाँ पर एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वजह से एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब इसने ये बोल तो दिया, बट ऐसे कोई मान के रेडी नहीं था। लोग बाग इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, क्योंकि करंट के सिर्फ दो ही सोर्स थे, बाहर मैग्नेट और करंट। तो इस चीज को समझाने के लिए उसने ये बोला कि मैं एम्पियर को पूरी तरह से कनेक्ट करूं। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की नीड को हम दूसरे तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए ये आपका सर्किट है और यहाँ पे आपने एक डीसी लगा रखा है, बैटरी ओन है, और इस P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो एम्पियर साहब कहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पर एक लूप कंसीडर कर लो। तो हमने एक लूप ऐसा कंसीडर करा, दिस इज योर एम्पियर सर्किटल एम्पियर लूप, और यहाँ एक करंट इसमें जा रही है जिसको हम बोलते हैं आईसी। तो अगर मुझे P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मैं B डॉट dl म्यू नॉट I कहूंगा। लेकिन अगर आप यहाँ देखें कैपेसिटर के अंदर, नहीं, हम बता रहे हैं कुछ बात, कुछ एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट कितना है, 0। तो अगर ये B डॉट dl लिखते हो आप, तो ये क्या हो गया, 0, ठीक है। दैट इज इनसाइड द कैपेसिटर। अब इस एम्पियर लूप पर आप करंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी निकालना चाहते हो, तो मैंने इसकी बात कर दी कि करंट घुस तो रहा है, एग्जिट तो हो ही नहीं रहा, तो करंट तो क्या हो गया इसमें, 0। अब मैं अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोल्व करूं, और इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहता हूं फिर से मैं क्या करता हूं, एम्पियर लूप मानता हूं, एक दूसरा तरीका, और इस बार मैं एम्पियर लूप आपका ये वाला ले लेता हूं। तो यहां मुझे ये दिख रहा है कि करंट जा रहा है IC, और P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए मैं एम्पियर लॉज लिख देता हूं, म्यू नॉट IC। इसके अकॉर्डिंग ये LHS की वैल्यू लिखी, और इसके अकॉर्डिंग ये LHS की वैल्यू लिखी। एक तरीके से निकाल रहे हो तो LHS सेम है ना, एक तरीके से LHS तो सेम है दोनों में, लेकिन यहाँ पे देखिए RHS क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और दोनों बराबर है। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि LHS तो सेम है और RHS बदल रहा है। एक आप सिर्फ एम्पियर लूप इतना मान लीजिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है
और वही एम्पिरियन लूप का शेप आप थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो गया। ऐसा तो एम्पिरियन ने नहीं बोला था, उसने बोला था कि एम्पिरियन लूप पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा कि नहीं आएगा। इट इज लाइक कि मैं कह रहा हूं कि +2 चार्ज है और इसके कारण अगर आप इस तरह का गॉस सरफेस मानते हैं तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और अगर आप ये वाला मान लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे थोड़ा डिपेंड करता है, वो तो निकालने का तरीका है, रहेगा तो सही वहां पे, आप निकालने में कौन सा तरीका यूज करोगे। यहां पर भी वही बात है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर आ रहा है तो रहेगा। अब मैं चाहे इस एम्पिरियन लूप से निकालूं या इससे निकालूं, ये इनकंसिस्टेंसी एम्पिरियन सर्कुलर लॉ में ऑब्जर्व करिए कि एक तरीके से निकाल रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, दूसरे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं मिल रहा। ऐसा कैसे हो सकता है इन केस ऑफ कैपेसिटी। बनाइए इसको और फिर देखिए इसके बाद। बच्चे आ जाए, आपका रिवीजन का प्लान करता हूँ। बच्चे आ जाए, सर सब बैठा कर एक साथ बताता हूँ ना। हाँ वही तो। हाँ फिगर 1 है ये, फिगर 2 दे दूं किसी को, किसकी बात है? शाम कह रहा था और आदित्य कह रहा था। आदित्य कह रहा था। कौन? आदित्य वो एनडीए के पेपर वाला, खुश रहता साइकिल पे आता है। श्वेता साइकिल पे आता है। हाँ वो मेरे पास एक फोन आदित्य का केमिस्ट्री का। आओ आओ सर को उसकी आया हुआ था बड़े समय। हाँ पता है, तुम आएंगी मैंने अपने क्लास में। कैसे चल रही पढ़ाई? बढ़िया से चलती है। अगर आप कल यहाँ जिसमें आ रहा है देखिए लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, LHS is same, but RHS is not same. Thus, Maxwell questioned over the consistency of Ampérian Circuital law.
circuit includes capacitor. When the electric circuit includes capacitor. चलिए पहला Maxwell corrected Amperian circuital law. Maxwell corrected Amperian circuital law by introducing the concept of Maxwell corrected Amperian circuital law by introducing the concept of displacement current. And by introducing the concept of the displacement current. And the value of displacement current is given by अब यहां पर जब मैक्सवेल ने ये बातें करी तो ऑफ कोर्स कोई भी कुछ बकैती करके चला जाएगा, मान तो लेंगे नहीं लोग बाग, आज तो जरूर मान लेते हैं, पर पहले लोग बागों को प्रूफ चाहिए होता था। नहीं ठीक है, तो भाई उसने कह दिया कि ऐसा 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 मान गए, ऐसा नहीं होता। तो उसने कहा भाई साहब कैसे, ऐसे कैसे, तो उसने क्या करा, इसकी वैल्यू कैसे दी जाए, इसकी वैल्यू कैसे दी जाए, तो उसने बहुत हद तक इसको पढ़ा, ढंग से पढ़ा, मतलब कि कैसे कैसे वैल्यू दी जाए, एक्सपेरिमेंट चलते रहे, वो चलते रहे। तब उसने डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बताया, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय dt। उसको ये तो पता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड हो ना हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आता है, तो वो अलग अलग फॉर्मूले लगा रहा है, जुगाड़ लगा रहा है कि ई नोट डी क्यू बाई dt दे दूं, एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ करंट लिख दूं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दूं, कुछ तो करूं, कुछ ऐसा करूं कि इसकी यूनिट करंट बन जाए। वो सफलता मिली उसको यहाँ फ्लक्स। अब मैं आपको बताता हूं कि ये करंट ही है, कैसे। Here phi e is the electric flux। अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमें निकालना पड़ेगा। फ्लक्स होगा E डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, थीटा हो गया 0। अब देखना वेवो बता देगा, वेवो बेटा अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है कैपेसिटर के अंदर, एग्जैक्टली रॉन्ग, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये बकेटी मेरे को चाहिए थी मैंने इसलिए पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पहले तूने बता दिया, आप तू पूछना इसमें जय बोल दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैंने पूछा कैसे। क्लैरिफिकेशन। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, अगर इसमें चार्ज Q है, एरिया A है, तो ये हो गया कटपिटा करके dq बाय dt आ। और ये dq बाय dt क्या है, दिस करंट dq बाय dt पढ़ा है ना आपने। दिस इज फर्दर, दिस इज कॉल्ड या मीन्स डिस्प्लेसमेंट करंट is equal to the conduction current, convention current, convention current। जब ये प्रूफ दिया तो
तो इस बात से साबित हो गया कि इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में भी एक करंट है और उसकी वैल्यू उतनी ही है जितनी कि इस सर्किट में करंट जाती है, दैट इज आईसी के बराबर। मैं इस बात पे दोबारा आऊंगा, पहले आप इसको लिख लीजिए। हमने फिगर नंबर 2 में एमपीएन को नहीं माना। माना तो है, दोनों में बनाया था, ये बनाया तो अभी भी बना हुआ मेरा एमपीएन, सिर्फ शक्ल चेंज कर दी। उसमें शक्ल हमने ऐसे दी और जैसी, इसमें सिर्फ ये वाली दी। तो सिर्फ एम्पिरिकल सर्किट लॉ की शक्ल चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, ऐसा थोड़ा ना। आप समझ आ रहे हैं जानते हो कहने का मतलब, डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशन करंट एक जगह पर दोनों में से कोई एक ही होगा, ठीक है। देखिए इस बात को, नोट नंबर 1, current carrying by the conductor due to flow of charges, current carrying by the conductor क्या होता है? अच्छा, current carried by the conductor due to flow of charges is called conduction current. But तो यहां भी कंडक्शन ही करना है, इसको कंडक्शन करंट लिख देना। तो मैं कंडक्शन ही बोला था शायद ना, मैं कंडक्शन करा जो भी, नोट कंटिन्यू कीजिए। बट डिस्प्लेसमेंट करंट इज ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रैकेट में लिखिए इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। Full stop. Bracket band. Hence, it was called displacement current. Hence it was Called displacement current. Note 2. अगला नोट लिखिए, displacement current in a conducting wire is always zero. Displacement current in the conducting wire is always zero. It arises only between the space of the plates of capacitor. ये कह रहा है कि ओवरऑल आप इस सर्किट की बात करना चाह रहे हैं ना, तो इस वायर में जो करंट जा रही है इसको आप कह रहे हो कंडक्शन करंट, और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो क्या होगी? जीरो, कंडक्शन करंट मिलेगी। इस पूरे वायर में डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आती है। तो यहां पर एक करंट आप मान सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर कंडक्शन करंट कितनी है? जीरो। यहां पर कंडक्शन, और दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट इन द वायर। इसमें अगर 5 एम्पीयर की करंट है तो इसकी वैल्यू क्या है? 5 एम्पीयर। और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू भी कितनी निकलेगी? 5। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इससे एक चीज और सॉल्व हो गई जो मैंने यहां लिखी थी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। इसने बोला यहां से करंट गई, यहां तक गई, और इसके बाद में कॉन्टिन्यूटी हुई और डिस्प्लेसमेंट करंट आया, तो यहां से फिर से कौन सी करंट आ गई? कंडक्शन करंट।
फर्क सिर्फ इतना है कि कैपेसिटर की वजह से इस करंट का जो वैल्यू आया है या ये जो करंट आई है इसकी वजह अलग है। इसकी वजह दी जाती है dq बाय dt और इसकी वजह दी जाती है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों की पैदाइश अलग अलग है और दोनों की वैल्यू एक ही। कैपेसिटर के अंदर आने वाली डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये है। अब फिर मैक्सवेल ने एम्पियन सर्कुलर लॉ को चेंज कर दिया। आप देखो छोटे से बंदे इसमें, और उसने नाम दिया मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। उसने बोला है जो आपने मैग्नेटिक फील्ड में मैंने आपको पढ़ाया था वो एक्चुअली गलत था। एम्पिरियन सर्कुलर लॉ वो था ही नहीं। आपने पढ़ा है B डॉट DL म्यू नॉट I, कहता है ये गलत। उसने इसको करेक्ट करा और इसमें एक करंट और जोड़ दी, डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस लॉ को बोला गया मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ। अब यहाँ पे देखिए जो आपने पढ़ा कहाँ तक सही है। आपने कभी कैपेसिटर का यूज करा नहीं, इसलिए ये तो वैल्यू 0 हो गई, तो आपके सारे रिजल्ट सेम निकले। लेकिन जब आप इसको बिटवीन द कैपेसिटर लगाएंगे तो बिटवीन द कैपेसिटर IC की वैल्यू 0 हो जाएगी। IC क्या हो जाएगा 0, और क्या बचेगा सिर्फ I। और जब आप आउटसाइड द कैपेसिटर लगाएंगे तब डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाएगी। देखिए इस बात, एम्पिरियन मैक्सवेल लॉ या मैक्सवेल एम्पिरियन लॉ, पता नहीं क्या क्या बोला था इन्होंने, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एम्पिरियन मैक्सवेल, मेरे हिसाब से उसने अपना नाम बाद में रखा होगा क्योंकि लॉ ओरिजिनली तो इसी का था ना, मैक्सवेल सॉरी एम्पियर मैक्सवेल लॉ। एम्पिरियन मैक्सवेल लॉ, ठीक है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ये कैपेसिटर है, इसकी जो सेंट्रल लाइन है यहां से D डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, ठीक है, और इसमें करंट जा रही है 2 एम्पियर की, तो मुझे बताइए BP कितना होगा। सेम तरीका, आप वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, एम्पियर लॉ लगा के निकाला था। इस D में कौन सी करंट लिख देते आप, डिस्प्लेसमेंट अंदर की, और ये डिस्प्लेसमेंट की करंट की वैल्यू कितनी होती है 2 एम्पियर, आपका काम हो जाता, ठीक है। करंट बाहर वाली रखनी है क्योंकि अंदर की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू यही होती है, बाकी तो सेम, ठीक है। अगला नोट लिखिए, thus the space between the plates electric field and magnetic field both exist and are mutually perpendicular. And magnetic field is along the perimeter. Magnetic field is along the perimeter